हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों आपको आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम BHU CHS एंट्री एग्जाम क्लास 9th के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2019 में आए थे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए और आपके दोस्तों एग्जाम में मार्क्स ना कटें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। और दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि भविष्य में जब भी मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द फॉल्टी फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक ए पर्सन वेरी शॉर्ट और वेरी टोल्ड, दिस ग्लैंड इज। यानी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका दोषपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति को या तो बहुत लंबा या फिर बहुत छोटा बना सकता है। तो वो ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती हैं। आपको उस ग्रंथि का नाम बताना है जो कि दोस्तों अगर उसका जो फंक्शन है वो खराब हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से व्यक्ति की जो हाइट है या तो बहुत छोटी रह जाएगी या बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो वो आपको बताना है कौन सी ग्लैंड है। पहला दोस्तों थायराइड ग्लैंड, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा एड्रिनल, चौथा है दोस्तों पेंक्रियाज। तो इनमें से दोस्तों वो कौन सी ग्लैंड है? दोस्तों, आपको पता है जो ग्रोथ हार्मोन है उसी की वजह से व्यक्ति की हाइट बड़ी छोटी होती है, उसी की वजह से ग्रोथ होती है शरीर में। तो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज करती है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो यानी दोस्तों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन खराब हो गया तो इससे या तो व्यक्ति बहुत ही लंबा या बहुत ही छोटा रह जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन। और जो एड्रिनल हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड करती है, और इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं दोस्तों पेंक्रियाज। तो भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पेंक्रियाज जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए वो भी आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। तो दोस्तों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एन अनबोर्न बेबी at an early stage of development in uterus until the end of 7th week following conception remains in form of। यानी दोस्तों, गर्भाशय में विकास के प्रारंभिक चरण में गर्भाधान के 7 सप्ताह तक एक अजन्मे बच्चे की जो अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपको पता है सबसे पहले दोस्तों फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद दोस्तों जायगोट बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद दोस्तों एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है, और उसके बाद दोस्तों जो एम्ब्रियो है फिर वो फीटस यानी गर्भ कहलाता है, और फिर दोस्तों न्यू बोर्न बेबी का जन्म होता है। तो ये दोस्तों पूरा इसका चक्कर होता है। तो दोस्तों, जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है जिसको हम भ्रूण कहते हैं, वो दोस्तों क्या है, लगभग 7 से 8 सप्ताह तक रहता है, ठीक है ना। तो जब 7 आ जाए या 8 सप्ताह तक की बात की जाए, तो जो वो अनबोर्न बेबी होता है उसको हम एम्ब्रियो के नाम से पुकारते हैं, एम्ब्रियो के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद वो क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि 7 सप्ताह तक, गर्भाधान के 7 सप्ताह तक जो अजन्मा बच्चा है उसकी जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों भ्रूण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी एम्ब्रियो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एम्ब्रियो के बाद कौन सी स्टेज आती है? फीटस वाली, यानी कि गर्भ या फिर गर्भस्थ इसको कह सकते हैं, ये वाली स्टेज आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स इज, यानी केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। पहला सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है कौन सा जो है केवल जो प्लांट सेल है उसमें होता है, यानी कि पादप कोशिका में होता है, एनिमल में नहीं होता। दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल दोनों में होती है, लेकिन जो सेल वॉल है, सेल वॉल दोस्तों सिर्फ प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस को अच्छे से पढ़ लेना, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ऑप्शन भी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, केवल पादप कोशिका में होती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने, रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कोज्ड बाय, यानी मानव में जो रिंग वॉर्म दोस्तों जैसे दाद होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के,
कवक के, या फिर निमेटोड्स के, या फिर विषाणु के। दोस्तों जो दांत वगैरह होता है, दांत खुजली वगैरह, रिंग वॉर्म, ये फंगल इन्फेक्शन होती है। फंगल इन्फेक्शन होती है तो ये किसकी वजह से होती है? फंगी, इसको फंजाई भी बोल देते हैं, इसको हिंदी में कवक भी बोल देते हैं। तो ये कवक, फफूंद, फंगी या फंजाई कुछ भी कह लो, इसकी वजह से होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो जितने भी दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, विषाणु हो गया, एल्गे होता है, और फंगस भी हो गया, इन सभी से दोस्तों, ये प्रोटोजोआ, इन सभी से जो जो बीमारियां होती हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जीवाणु से दोस्तों टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया। और दोस्तों वायरस की बात करें तो चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है ना, मीजल्स हो गया, खांसी जुकाम वगैरह, तो ये किससे होता है? विषाणु से। कवक से दोस्तों एक तो आपको पता लग गया रिंगवॉर्म, एक दोस्तों गेहूं की रस्ट जो गेहूं में होता है, ये भी दोस्तों फंगस से होता है। तो दोस्तों इनसे जो रोग है वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। ये भी दोस्तों एक फेवरेट क्वेश्चन है, नवोदय में भी पूछा जाता है और सीएचएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो टेडपोल है दोस्तों वो एडल्ट बनता है, तो एडल्ट फ्रॉग बनने की जो उसकी प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, एम्बेडिंग, मेटामॉर्फोसिस या फिर बडिंग। फर्टिलाइजेशन तो दोस्तों आपको पता है, जो स्पर्म और ओवम है वो दोनों फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, तो जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। इसको जो टेडपोल से दोस्तों एक वयस्क मेंढक यानी कि एक एडल्ट फ्रॉग बनने की प्रोसेस है, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कायांतरण कहते हैं। ये दोस्तों मैंने पढ़ाया हुआ है सारे टॉपिक, ठीक है ना। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना अच्छे से, सभी टॉपिक्स दोस्तों अच्छे से करवाए हुए हैं क्लास 8th वाले, तो उसी में से क्वेश्चन बना है। तो ऑप्शन सी दोस्तों कायांतरण आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, करक्यूमा लोंगा किसका स्रोत है? करक्यूमा लोंगा इज ए सोर्स ऑफ। करक्यूमा लोंगा दोस्तों ये किसका स्रोत है? जिंजर यानी अदरक, लौंग, काली मिर्च या फिर हल्दी, तो इनमें से ये किसका सोर्स है? ये तो दोस्तों आपको डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्या है? हल्दी का सोर्स होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखो शुक्राणु है, या फिर ओवम है, मसल सेल है, या फिर नर्व सेल है। दोस्तों जो स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारा क्या होता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है। और दोस्तों लार्जेस्ट की बात करें, किसकी लार्जेस्ट अगर आपसे पूछे तो वो होता है ओवम। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट पूछ ले, वैसे तो देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है दोस्तों। लार्जेस्ट पूछे तो ओवम, स्मॉलेस्ट पूछे तो स्पर्म, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछ ले तो वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट सेल यहाँ पे पूछा है, ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, द वाटर गेट्स हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। पानी जो गर्म होता है वो किस विधि से होता है? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तीनों जो विधियां हैं भी आपको पता होनी चाहिए कि रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में दोस्तों क्या होता है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। जब हीट है दोस्तों वो ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कंटैक्ट से, यानी दोस्तों जैसे एक लोहे की छड़ है, आपने यहाँ पे दोस्तों इसको हीट करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे दोस्तों ये सारा लोहा क्या है? गर्म होता चला जाता है, यानी डायरेक्ट कंटैक्ट से हीट है जो फ्लो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि ट्रांसफर होती है। और बात करें दोस्तों कन्वेक्शन से, कन्वेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने क्या किया दोस्तों, पानी गर्म किया, तो पानी में दोस्तों जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे दोस्तों गर्म होके वो ऊपर चले जाते हैं, वो जो ठंडे मॉलिक्यूल है यहाँ पे आ जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों गर्म होके वो ऊपर चले जाते हैं, ठंडे नीचे आते रहते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मूवमेंट होती रहती है। इससे जो हीट ट्रांसफर होती है इस टाइप से, उसको हम दोस्तों कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन जैसे दोस्तों सूर्य की जो रोशनी आती है उससे जो धरती है वो गर्म होती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उसको कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो मतलब कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है उसको दोस्तों रेडिएशन यानी कि विकिरण कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें दोस्तों पार्टिकल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती विकिरण वाले में। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता चला गया होगा पानी गर्म करने की विधि कौन सी है? कन्वेक्शन है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों फोर्स पर यूनिट एरिया आपसे पूछा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो दोस्तों किसका सूत्र है? दाब का, प्रेशर का सूत्र होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। ये किसका दोस्तों फॉर्मूला है? दाब का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दाब आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यूनिट भी याद रखना है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट दोस्तों मीटर स्क्वायर होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसका बन जाएगा फिर? दाब का। जैसे देखो न्यूटन होता है दोस्तों
फोर्स का यूनिट, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है प्रेशर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया प्रेशर का यूनिट, और पास्कल भी दोस्तों इसका यूनिट होता है। और कभी कभी दोस्तों इसको डाइन में लिख देते हैं, डाइन, और मीटर को सेंटीमीटर में लिख देते हैं, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तीनों दोस्तों प्रेशर के यूनिट है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 3 persons PQR pull an object with equal forces as shown in figure, identify the direction of motion of the object। यानी जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पे चित्र बना है, 3 व्यक्ति हैं दोस्तों PQR, तीनों दोस्तों समान बल यानी कि इक्वल फोर्स से इसको आप खींच रहे हैं वस्तु को, कोई वस्तु है कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये वस्तु किस साइड जाएगी आपको बताना है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट है क्यू इस साइड खींच रहा है, आर इस साइड खींच रहा है, मान लो ये भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन की फोर्स, तो जितना इसने फोर्स लगाया उतना इसने लगा दिया, यानी कि इस डायरेक्शन में तो जीरो फोर्स हो जाएगी, ठीक है ना, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में तो जीरो फोर्स हो जाएगी। अब पी दोस्तों ऊपर फोर्स लगा रहा है मान लो 5 न्यूटन, तो अब नीचे तो कोई फोर्स नहीं लग रही इससे इसको रोकने के लिए, तो यानी कि रिजल्टेंट जो मोशन होगा वो ऊपरी साइड लगेगा, जो मोशन होगा वो किस साइड होगा, ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, इसलिए जो ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे मूव करेगी, ऊपर साइड मूव करेगी। अब ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट, यानी क्षैतिज दिशा में बाईं तरफ, यानी कि इस साइड की बात करें जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ, यानी कि दाईं तरफ, इस साइड भी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी यहाँ पे मतलब कि मोशन नहीं होगा। उसके बाद इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, यानी वर्टिकली ऊपर की ओर, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर यहाँ पे मोशन होगा, तो ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फोर्स से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या है, वस्तु स्थिर रहेगी। अगर दोस्तों नीचे भी कोई फोर्स लगी होती सेम, तब दोस्तों चौथे वाला ऑप्शन आपका सही होता। अगर नीचे भी यहाँ पे कोई फोर्स लगी होती मान लो एस, तब दोस्तों स्थिर रहती, लेकिन नीचे कोई फोर्स नहीं लगी है, तो अब दोस्तों इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, हर्ट इज यूनिट ऑफ, हर्ट दोस्तों किसकी इकाई है, आवृत्ति की, एम्पलीट्यूड, या फिर टाइम पीरियड, या फिर स्पीड की। दोस्तों फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, या फिर पर सेकंड भी दोस्तों इसकी यूनिट होती है। एम्पलीट्यूड को दोस्तों मीटर में मापा जाता है, टाइम पीरियड की ऐसे यूनिट सेकंड होती है, और स्पीड की बात करें तो मीटर पर सेकंड होती है। तो सभी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। हर्ट्ज है दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, यानी विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको क्या कहते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया कोहेसिव, एडहेसिव, ग्रेविटेशनल, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोस्तों कोहेसिव और एडहेसिव क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर दोस्तों फोर्स लगती है जो, वो एटम्स के बीच फोर्स लगती है, किसके बीच, एटम्स के बीच, मोलिक्यूल्स के बीच, अणुओं के बीच फोर्स लगती है, और जिन अणुओं के बीच फोर्स लगी है वो हो सकता है दोस्तों एक ही पदार्थ के हों, या फिर दो अलग अलग पदार्थ हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं उनके एटम्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन है। तो दो केस होंगे, एक तो सेम मटेरियल होगा, सेम पदार्थ होगा, ठीक है ना, एक सेम सब्सटेंस होगा, सेम सब्सटेंस के यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में आपस में जो फोर्स लगती है उसको दोस्तों हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर पदार्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट सब्सटेंस है, तो डिफरेंट सब्सटेंस हुए तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हुए, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हुए, उनमें जो अट्रैक्शन होगी उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, एडहेसिव कहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट, तो डिफरेंट पूछा है, तो इसका मतलब दोस्तों कौन सी फोर्स होगी यहाँ पे, असंजक बल होगा, एडहेसिव फोर्स होगी। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है दोस्तों, कोई भी दो बॉडीज है यूनिवर्स में उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की हेल्प से जो बल लगाया जाता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस, विद्युतदर्शी एक यंत्र है, कैसा यंत्र है, जो कि दिल की धड़कन जांचने के लिए यूज होता है, या फिर रक्त दाब जांचने के लिए, या विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को जांचने के लिए। तो विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप दोस्तों, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब कैसा डिवाइस है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी विद्युत आवेश को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर,
हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड। देखो, बर्फ को जल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो बर्फ है, आइस है, उसको वाटर में बदलना है तो उसके लिए जो हीट की जरूरत होगी उसको क्या कहेंगे? पहला दोस्तों स्पेसिफिक हीट, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इन तीनों के बारे में। स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, और गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होती है। ठीक है ना? तो इसमें दोस्तों ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट का मतलब दोस्तों द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। मान लो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान लो 1 ग्राम सब्सटेंस है। कितना सब्सटेंस है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का, ठीक है ना, हमें टेम्परेचर है जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दोस्तों, 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। मान लो अब 20 है, 21 करना है 1 ग्राम का। तो इसका 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो गर्मी तो देनी पड़ेगी, हीट तो देनी पड़ेगी। तो इसके लिए जितनी भी हमें हीट देनी पड़ेगी, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितनी हमें हीट, गर्मी, यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस ले लो 1 ग्राम का, उसका अगर हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी गर्मी की, हीट की जरूरत पड़ेगी, उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वेपोराइजेशन का मतलब तो आपको पता है, वाष्पीकरण, यानी कि जब कोई भी दोस्तों लिक्विड है वो बॉयल होके वाष्प बन के उड़ जाता है, उसको वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देखो दोस्तों, कोई भी एक यूनिट मास मान लो, 1 ग्राम मान लो, ठीक है ना, या कोई भी मतलब कितना भी आप एक मोल ले लो, या फिर क्या ले लो, 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ कोई लिक्विड ले लो, या 1 ग्राम कोई लिक्विड ले लो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई अन्य लिक्विड। जब दोस्तों 1 मोल या फिर 1 ग्राम लिक्विड का कोई भी मास सब्सटेंस है, उसको हमें क्या करना है? गैस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? गैस में। एक लिक्विड है दोस्तों 1 मोल का, ठीक है ना, उसको किस में चेंज करना है? गैस में चेंज करना है। हमें दोस्तों क्या है? टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए दोस्तों जो हीट की जरूरत पड़ेगी, किसकी? हीट की। उस हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी 1 मोल या 1 ग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हमें हीट की जरूरत होती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और ये भी दोस्तों इसका अपोजिट हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या लेटेंट हीट ऑफ इसको फ्यूजन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई आपके पास क्या है? सॉलिड है, कोई क्या है दोस्तों? सॉलिड है। अब मेल्ट तो सॉलिड करेगा। अब ये सॉलिड का मास मान लो दोस्तों 1 किलोग्राम है, ठीक है ना, कितना? 1 किलोग्राम है। इस सॉलिड को आपको किसमें बदलना है? लिक्विड में बदलना है। किसमें बदलना है? लिक्विड में, यानी इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको हीट की जरूरत पड़ेगी। उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो तीनों याद रखना है। स्पेसिफिक हीट क्या होगा, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होगा, ठीक है ना, मान लो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी का बढ़ाना है, उसमें कितनी हीट लगी, वो होगा स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। 1 ग्राम यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है। अगर दोस्तों सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, ठीक है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है ना। लिक्विड से गैस में बदलना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि बर्फ को जल में परिवर्तित करना है। अब बर्फ तो दोस्तों सॉलिड होती है, ठीक है ना, और लिक्विड यानी कि इसको पानी में बदलना है तो पानी क्या होगा? लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने वाली को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और एक और दोस्तों आपको बता देता हूँ, आइस के लिए जो लेटेंट हीट है, ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, जूल पर केजी। यूनिट भी इसका याद रखना है, जूल पर केजी इसका यूनिट होता है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। निम्न में से कौन सा कंपाउंड नहीं है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए एटम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए मोलिक्यूल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना, और ये तीनों चीजें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, कोस्टिक सोडा, एलम, सिलिका, ग्रेफाइट, इनमें से कौन सा यौगिक नहीं, आपको बताना है कौन सा कंपाउंड नहीं है। कोस्टिक सोडा है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो दोस्तों क्या हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। फिटकरी एल्यूमिनियम और फिटकरी एलम इसको बोल देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों फिटकरी का, वो आपको याद रखना है, एक बड़ा ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद रख हो या ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी कंपाउंड है, KAl, यानी पोटाशियम एलम भी इसको बोल देते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों SO4 और 12H2 तो इसका फॉर्मूला होता है। ये भी दोस्तों मतलब मेन आपको याद रखना है, ये भी क्या है? कंपाउंड है। ये भी है, ये भी है।
सिलिका का फॉर्मूला होता है दोस्तों SiO2, तो ये भी दोस्तों एक कंपाउंड है। ग्रेफाइट है दोस्तों, ये कार्बन का एलोट्रोप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है ना। इसको सिंपल सी भी कार्बन भी हम बोल देते हैं, तो कार्बन का अपर रूप होता है। ये दोस्तों हमारा क्या नहीं होता, कंपाउंड नहीं होता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और, ठीक है ना, अयस्क वाला। तो सभी जितने भी मेटल्स हैं आपको सभी के और हैं जो अयस्क वो याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। तो लोह का अयस्क आपको बताना है, ओर ऑफ आयरन। कौन सा दोस्तों आयरन का यहाँ पे ओर है, बॉक्साइट, डोलोमाइट, कैलामाइन या फिर मैग्नेटाइट। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, ये तो अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत ही ईजी है। देखो दोस्तों, जो मैग्नेटाइट है, ठीक है ना, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडराइट, चार आपको याद रखने हैं। मैग्नेटाइट, एक है दोस्तों हेमेटाइट, एक दोस्तों लिमेनाइट और एक दोस्तों सिडराइट। ये चार दोस्तों किसके, आयरन के ओर होते हैं, तो ये चारों आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बॉक्साइट दोस्तों किसका ओर है, एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। बॉक्साइट किसका है दोस्तों, एल्यूमिनियम का ओर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक डोलोमाइट, डोलोमाइट दोस्तों मैग्नीशियम का ओर होता है, किसका, मैग्नीशियम का। एक दोस्तों कैलामाइन है, कैलामाइन दोस्तों यहाँ पे जिंक का अयस्क होता है, जिंक का ओर होता है। तो सभी मेटल्स की ओर आपको याद कर लेने हैं, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। द एसिड कंटेनिंग कार्बन एटम इज, कार्बन परमाणु युक्त अम्ल, यानी कौन सा एसिड है जो नीचे दिए हुए हैं चार ऑप्शन में से जिसमें दोस्तों कार्बन एटम है। हाइड्रोक्लोरिक, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर बोरिक एसिड। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक फॉर्मूला होता है HCl, तो इसमें आपको कहीं भी दोस्तों कार्बन एटम नहीं दिख रहा है। HCl, Cl तो दोस्तों क्लोरीन होता है। फॉर्मिक एसिड का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, HCOOH। ये इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, इसको सिंपली लिख सकते हैं CH2O2, CH2O2। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको कार्बन एटम दिख रहा है C, तो यही दोस्तों हमारा क्या है, कार्बन एटम कंटेन करने वाला एसिड है फॉर्मिक एसिड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो HNO3 दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, इसमें दोस्तों नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम वाला पूछे तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। बोरिक एसिड में दोस्तों क्या होता है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3, H3BO3। तो इसमें दोस्तों बोरोन है, बोरोन वाला पूछे बोरिक एसिड, नाइट्रोजन वाला पूछे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन होता है और फॉर्मिक एसिड में दोस्तों क्या है, कार्बन एटम होता है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों द बिलो रिएक्शन इज ए, नीचे दी गई अभिक्रिया क्या है, Fe2O3 में 2L यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करवाया तो Al2O3 और Fe बन गया। यानी दोस्तों जो एल्यूमिनियम है उसकी आयरन ऑक्साइड के साथ या फेरस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस यानी कि आयरन है वो मिल गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी रिएक्शन है, पहला कम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सभी रिएक्शंस क्या होती है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों रिएक्शंस, तो रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, संयोजन यानी कम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। तो दोस्तों जब एक से ज़्यादा, दो हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे दोस्तों मान लो कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों की रिएक्शन हुई और उन्होंने CO2 बनाया, तो दो ने मिलकर एक बनाया। तो दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा मिलकर पदार्थ जब एक बनाते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को दोस्तों हम संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी बहुत सारे जुड़ के एक बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा संयोजन। अब संयोजन का उल्टा दोस्तों वियोजन होता है, कम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन, यानी जब दो या दो से ज़्यादा मिलके अगर एक बनाते हैं तब तो संयोजन होता है, लेकिन जब एक दोस्तों बहुत सारों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तब दोस्तों वो वियोजन कहलाता है, तब वो कहलाता है वियोजन। तो दो तो आपको पता चलेगी। अब एक है दोस्तों विस्थापन, एक है द्विविस्थापन, एक है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हुआ, FeO3 था और यहाँ पे एल्यूमिनियम था। एल्यूमिनियम ने क्या किया, Fe को डिस्प्लेस कर दिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और Fe दोस्तों अलग हो गया। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, Fe को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे एक ही बार विस्थापन हुआ, यानी कि एल्यूमिनियम ने Fe को विस्थापित किया है। तो ये दोस्तों हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको, जैसे यहाँ पे देखो ये NaCl है, NaCl में मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, इसको सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों Na इसको डिस्प्लेस करेगा और Ag Na को डिस्प्लेस करेगा, तो ये दोस्तों आपका बनेगा AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट।
तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, तो ये वाली दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, सिर्फ विस्थापन है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। संयोजन वियोजन भी आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी रिएक्शन है आपको याद कर लेनी है, इनकी एग्जाम्पल्स भी और इनका जो बेसिक कंसेप्ट है कि मतलब क्या होता है वो भी नाम से ही दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से इनको पढ़ लेना ताकि अगर आपका क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी गलत ना हो। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। निम्न में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील का अवयव नहीं है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील के जो कंपोनेंट है वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है स्टेनलेस स्टील का। तो देखो दोस्तों, आयरन, कार्बन, जिंक या फिर क्रोमियम। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, स्टेनलेस स्टील के वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन जो मेन है वो कौन कौन सा है। आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया और कार्बन, ये 3 दोस्तों मेन कंपोनेंट है। तो आयरन, कार्बन और क्रोमियम, यानी कि जिंक नहीं है। तो जिंक दोस्तों इसका कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इनके अलावा दोस्तों और भी आपको याद रखने, अगर ऑप्शन में आ गए बाई चांस को बदल के, निकल हो गया, ये भी दोस्तों इसका कंपोनेंट होता है, ये भी इसको भी मिक्स कर लिया जाता है, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील क्या है, कि मिक्सचर मतलब कि एक मिश्र धातु है, एलॉय है, मिश्र धातु है, जो कि आयरन हो गया, क्रोमियम, कार्बन से मिलकर बनी होती है। निकल को भी इसमें मिक्स कर लिया जाता है, और कभी कभी दोस्तों सिलिकॉन या एल्यूमिनियम को भी इसमें मिला लिया जाता है, या फिर मोलिब्डेनम को भी, ठीक है ना। तो ये भी एक्स्ट्रा याद कर लेने हैं, लेकिन मेन दोस्तों यहाँ पे आयरन, क्रोमियम और कार्बन इसके कंपोनेंट होते हैं। तो जिंक नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों ये रहा आपके सामने, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट, यानी जो रदरफोर्ड का अल्फा जो पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फा कण विकिरण प्रयोग था, उसने मतलब लास्ट में वो किस निष्कर्ष पर पहुंचाया, ठीक है ना, क्या उसका रिजल्ट निकला, क्या कंक्लूजन था। ऑप्शन ए है मास एंड एनर्जी कैन नॉट बी रिलेटेड, यानी द्रव्यमान ऊर्जा आपस में संबंधित है, द्रव्य और ऊर्जा आपस में संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे कैन नॉट है, यानी कि नहीं है, शायद यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है ना। लेकिन ये मास और एनर्जी का दोस्तों इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थान होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो दोस्तों उसने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोस्तों उससे निष्कर्ष निकला था कि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो बीच में होता है, और उसके चारों तरफ दोस्तों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चारों तरफ का स्पेस है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई होता है, किसके द्वारा घेरा होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, यही दोस्तों उसका निष्कर्ष निकला था। और भी बहुत सारे निष्कर्ष थे, लेकिन इनमें से दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और 20 क्वेश्चन दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। उम्मीद आपको कुछ ना कुछ वीडियो से नॉलेज जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आपके कितने बिल्कुल सही थे, जो आपको पहले ही आते थे, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।